हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना अखिल ITI वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों रिज़ल्ट आ चुका है, सबको पता है, डिप्लोमा का भी ITI का भी। तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे शायद मेरे वीडियो का। तो आज मैं आप लोगों के बीच में अपडेट लेके आया हूं कि 2406 जो भर्ती का रिज़ल्ट आया है उसमें प्रोविज़नल लगा है कुछ लोगों का, कुछ लोग फ्रेश हैं, ठीक है। और उसमें ज्वाइनिंग कब होगी, चॉइस फिलिंग कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, ठीक है। और प्रोविज़नल वालों का कब तक प्रोविज़नल क्लियर होगा और स्टेनोग्राफर वालों का जो है स्किल टेस्ट कब तक होने की उम्मीद है। इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और हाँ, लास्ट में हम बताएंगे ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या दस्तावेज़ चाहिए आप लोगों को। तो वो मैं दस्तावेज़ बताऊंगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं चाहिए आपको ज्वाइनिंग के समय। तो आप पहले से प्रिपेयर हो लें, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम भी आप लोगों को आगे से बढ़कर अच्छे से अच्छी जानकारी दे पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर के बढ़ते हैं आगे। ITI अनुदेशक विज्ञप्ति 2022-2406 लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो लेटेस्ट अपडेट दोस्तों देखो क्या है। जैसा कि आप अवगत है कि अनुदेशक भर्ती 2022 का डिग्री, डिप्लोमा, NTC धारक अभ्यर्थियों का अंतिम चयन आयोग की ओर से घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आयोग की ओर से घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें 1500, ठीक है, 1507 जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं और 344 प्रोविज़नल कैंडिडेट हैं, ठीक है। जिसमें कि 1507 जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं, 344 प्रोविज़नल कैंडिडेट, लगभग 1851 करीब टोटल कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये जो हैं इसमें अब जैसा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार आप लोग कह रहे थे कि फ़ाइल कब जाएगी सर, ज्वाइनिंग कब होगी। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं यार डिपार्टमेंट फ़ाइल जा चुकी है, ऐसा है वैसा है। तो उसी सब पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा आज। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है इस वीक जो है फ़ाइल प्रशिक्षण सेवा निदेशालय को भेज दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है निदेशालय स्तर पर फाइल्स के जो है रिकमेंडेशन लिस्ट का अवलोकन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है निर्देशालय निर्णय लेगा कि सबको फिजिकली बुलाना चाहिए या चॉइस फिलिंग के लिए या ऑनलाइन माध्यम से, जैसे गूगल फॉर्म हो गया या जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, उस पर लिंक एक्टिवेट कर देंगे। वो डिसाइड अभी नहीं हुआ है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। अभी तक जो मिली जानकारी है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कराई जानी है, ठीक है। अभी तक जानकारी के मुताबिक चॉइस फिलिंग में जनपद सेलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, कराया जाता है, निदेशालय से प्रस्तावित है, ठीक है। आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी जनपद में आपको स्वतः तैनाती मिल जाएगी। अगर चॉइस फिलिंग आप नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिक उठा के दे देते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग जब कराई जाएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मेरा जो अखिल ITI वाला टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा कि चॉइस फिलिंग कब कराई जा रही, कैसे कराई जा रही, ठीक है। सारी डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। तो अब चॉइस फिलिंग में जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है उसमें क्या है, 3 से 5 ITI आपसे चॉइस फिलिंग कराई जाएंगी। 3 ITI या 5 ITI, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 ITI आपसे चूज कराई जाएंगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट आप 2 या 3 कर सकते हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितने डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कितने डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। हाँ, ये डाउट है लोगों का कि क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, होम डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपकी सीट वैकेंट है। और सबसे पहले ज्वाइनिंग वहीं कराई जाएगी जहाँ पे सीट वैकेंट हैं, जहाँ पर स्टाफ नहीं है, ठीक है। प्रयास ये है आयोग निर्देशालय का कि जहाँ पे स्टाफ कम है और किसी भी ट्रेड में स्टाफ नहीं है वहाँ पे सबसे पहले जो है भेजा जाएगा लोगों को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, 15 मई से, जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 मई से 15 जून तक विभागीय ट्रांसफ़र होने हैं, ठीक है। विभागीय ट्रांसफ़र होने हैं, सबको पता है कि विभागीय ट्रांसफ़र होने हैं। तो विभागीय ट्रांसफ़र को लेके थोड़ा सा क्या है, कई लोगों के दिमाग में है कि पहले विभागीय ट्रांसफ़र होंगे या पहले हम लोगों का, पहले विभागीय ट्रांसफ़र होंगे या पहले हम लोगों का होगा, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं है अभी कि पहले क्या होगा। 15 मई से 15 जून तक विभागीय वार्षिक ट्रांसफ़र होने हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि तैनाती के बाद ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगी या ट्रांसफ़र लिस्ट एक साथ 15 जून से पहले जारी होगी, ठीक है। ये अभी क्लियर नहीं है क्या है, ये अभी कोई क्लियर नहीं कि पहले ट्रांसफ़र होंगे या पहले अपनी लोगों की नियुक्ति होगी, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रोविज़नल वालों की। तो प्रोविज़नल वाले साथी अपनी तैयारी रखें, आयोग द्वारा वांछित अभिलेख निर्धारित तिथि देखे जाएंगे, ठीक है। मतलब एक अलग से आप लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा, उस डेट में आपका जो है
प्रोविजनल करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल क्लियर करने के बाद में आपकी फ़ाइल निर्देशालय जाएगी। तब तक फ्रेश फाइल वाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। प्रोविजनल वालों को आगे की प्रक्रिया आयोग से संतुष्ट होने के बाद ही भेजी जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। बाकी आप लोग जिनका भी प्रोविजनल है वो परेशान ना हों, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजनल किस किस का लगा है, कैसे लगा है। मैंने जब डीबी के समय मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया जिनका EWS है, EWS में आप लोग वित्तीय वर्ष ज़रूर लिखवा लें, ठीक है। EWS में जिनका वित्तीय वर्ष 2020-21 नहीं लिखा है उनके में प्रोविजनल ज़रूर लगा होगा, रेक्टिफाई करके नहीं दिए हैं। तो वित्तीय EWS में अगर किसी का लगा है तो वित्तीय वर्ष का हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रोविजनल लगने का कारण हो सकता है। दूसरा, अगर लगा है, सबसे ज़्यादा प्रोविजनल लगा है तो लोगों का लगा है CITS में। CITS में क्या है, कई लोगों ने क्या किया, सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। सर्टिफिकेट लगाया है तो उसमें जो है रिजल्ट डेट कुछ भी पड़ी है और आपकी डेट कुछ भी है। जैसे सेशन क्या होता है, CITS का जो सेशन देखा जाता है आपका पूरा, आपका एडमिशन जनवरी में हुआ, अक्टूबर में हुआ, उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका सेशन देखा जाएगा कि आपका सेशन कौन सा था, 17-18 था, 19-20 था, जो भी था, आपका वो पूरा सेशन का जो है कार्यावधि वो देखी जाती है कि उस सेशन में आपने एडमिशन लिया। उस केस में क्या आपको करना है, आपको अपने संबंधित जो आपका वो होता है NSTI है या ITOT है, वहाँ से आपको क्या है कंडक्ट सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा। उसमें मेंशन रहता है कि आपने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया इस डेट से इस डेट तक, वो आप ले जाके उनको दिखा दो, या आप अपना CITS का एक्सप्लेन कर दो कि सर कोविड समय में मेरा ये सेशन था, ऐसे था, यहाँ से ये चला, आपका प्रोविजनल हट जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और एक CITS में और लोगों का लगा है प्रोविजनल, जैसे कि किसी की बैक है, ठीक है, 19 बैच में उसने CITS किया, ठीक है। अभी क्या उसकी बैक थी, बैक पेपर होने की वजह से उसका जो कोर्स कंप्लीटिंग का मार्कशीट या सर्टिफिकेट डेट जो है 2022 की है, और उसने 2022 तक का एक्सपीरियंस भी लगाया है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसका 19 ही माना जाएगा, लेकिन उसके लिए भी क्या है, उसको अपने कंसर्न NSTI या ITOT से लिखवा कर देना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ आपका जो है ये सेशन था। या आप एक्सप्लेन कर लोगे तो ऐसे भी मान लेंगे, वो ऐसे भी मान सकते हैं। वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, वो आपको प्रोविजनल हटवाने के लिए सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये देखो, ये CITS को लेके प्रोविजनल क्या क्या लग सकता था मैंने क्लियर कर दिया। एक तो आपका सेशन को लेके एक आध दिन और लेफ्ट हो रहा होगा, उसके लिए प्रोविजनल लगा है। या फिर रिजल्ट डेट को लेके, प्रिंट डेट कुछ अलग हो गई, रिजल्ट डेट कुछ अलग था, उसको लेके प्रोविजनल लगा है CITS में। बैक पेपर वालों का CITS में लगा है, आपका सर्टिफिकेट नहीं लगा, उसके लिए प्रोविजनल लगा है, ठीक है। टेक्निकल में, जैसे टेक्निकल में कोई ITI की मार्कशीट लगाया, सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, या डिप्लोमा BTech वाला है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दिया, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो उसका भी प्रोविजनल लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया प्रोविजनल। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस में प्रोविजनल कैसे लगा है। तो एक्सपीरियंस में अगर किसी में कॉलेज कोड नहीं लिखा है, ठीक है, या डेट नहीं मेंशन है, ठीक है, 10-10 नहीं मेंशन है, लिखवा के दिया था, तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रोविजनल नहीं लगेगा। बेसिक प्रोविजनल लगेगा आपका जो है विषयगत ज्ञान, जो मतलब विषय जो स्पेशलाइजेशन है आपका, अगर वो नहीं लिखा है। जैसे आपने लिखा कि टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र, तो टेक्नीशियन आपकी कंसर्न ट्रेड का होना चाहिए, सुपरवाइज़र है तो आपकी ट्रेड का सुपरवाइजर, जैसे सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल तो सुपरवाइज़र इलेक्ट्रीशियन, तो वो होना चाहिए। सुपरवाइज़र सिविल, सुपरवाइज़र सिविल। सुपरवाइज़र खाली लिखा है तो उसमें नेचर ऑफ वर्क नहीं है, तो इसलिए भी आपका प्रोविजनल लगेगा दोस्तों, अनुभव में। और एक्सपीरियंस में किसी तरह का प्रोविजनल नहीं लगा लोगों का, ठीक है। CITS में प्रोविजनल किस चीज़ को लेके लगा, EWS में किस चीज़ को लेके प्रोविजनल लगा, मैंने बताया वित्तीय वर्ष को लेके। एक्सपीरियंस में जो प्रोविजनल लगा है वो मैंने बता दिया कि आपका जो है नेचर ऑफ वर्क आप ढंग से देखो। बाकी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट एक बार शाम को बैठो, सारी चीज़ें मिलाओ, क्या कमी है क्या नहीं कमी है, अपने आप समझ में आ जाएगा किस चीज़ को लेके प्रोविजनल लगा है। देखो, आयोग किसी के साथ जाती नहीं करेगा, अगर आप में कमी है तभी प्रोविजनल लगा है, अन्यथा वो नहीं लगाता, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक करें और दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ को लेके आपका प्रोविजनल लगा हुआ है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया CITS में कैसे प्रोविजनल लगा है, एक्सपीरियंस में किसका प्रोविजनल कैसे लगा है, ठीक है। उसके बाद EWS में प्रोविजनल कैसे लगा है। हाँ, और जो महिलाएं हैं उनके इसमें उनका अगर माइका रिपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं होगी तब भी लगा है। अगर उनका माइका रिपोर्ट में उनका
निवासी या जाति नहीं बन पाता है तो वो आख्या सबमिट कर देती है अपने पिताजी का आधार ले जाके तहसील में, या अपने माताजी का आधार लेके, या अपने भाई का आधार लेके और सनाप दिखा के कि हाँ ये मेरा भाई बहन है, मैं यहाँ रहती थी शादी से पहले, तो वो आख्या लगा देगा। बताओगे आप उनको ये सिलेक्टेड हो यहाँ, वो लगा देगा, कोई अधिकारी हैं सब समझते हैं, लगा देंगे। ठीक, वो आख्या सबमिट कर दोगे या कर दिए होगे पहले, तब भी आपका प्रोविजनल हट जाएगा। ठीक है। अब आई बात, सबसे ज़्यादा प्रोविजनल क्या लगा है, लोग कहते हैं कि मेरे में कमी नहीं है, कोर्ट केस। अगर किसी ने फॉर्म में, डीवी फॉर्म में उस समय कोर्ट केस का मेंशन कर दिया कि हाँ मेरे पे कोर्ट केस है, किसी का 107, 154, 153 मारपीट, 307, ऐसे करके कुछ छोटे मोटे केसेस हैं जो लोगों पे लग जाते हैं, झूठे मतलब फैमिली के चलते तुमको भी लग जाते हैं या रियल में भी होंगे किसी के, तो उन लोगों ने अगर केस की डिटेल मेंशन कर दिया है वहाँ पर, ठीक है, तो उनके में भी प्रोविजनल लगा है। तो वो प्रोविजनल कैसे हटेगा, उसके लिए उनको जाना पड़ेगा, जब डीबी होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी डिटेल या कोर्ट की सारी डिटेल दिखानी पड़ेगी। अगर डिस्पोज हो गया तो डिस्पोजल दिखाना पड़ेगा, तो आपका प्रोविजनल हट जाएगा। ठीक है, कोर्ट केस वालों का भी प्रोविजनल लगा है। और बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉई हैं, यूपी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई थे, जैसे यूपी पुलिस में था कोई, या ट्यूबवेल ऑपरेटर था, या बोरिंग टेक्नीशियन था, या TG2 में था, अगर उनके में कोई प्रोविजनल लगा है तो उनका या तो NOC ढंग से नहीं लगा है, या फिर उनका जो है एक्सपीरियंस जो लगा था उसमें उनका नेचर ऑफ जॉब सही से नहीं लिखा है। ठीक है, इन कारणों की वजह से गवर्नमेंट जॉब वालों का प्रोविजनल लगेगा। हाँ, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनका NOC नहीं मांगा था, उनसे मतलब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में जो थे, उत्तर प्रदेश सरकार में जॉब कर रहे थे, उनका NOC मांगा था। उनके NOC में अगर कुछ आप संतुष्ट नहीं कर पाए हो तब आपका प्रोविजनल लगा है। ठीक है, प्रोविजनल की सारी पॉइंट्स मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, सब कुछ अपने हिसाब से होगा, बस धैर्य रखें 20 जून तक। ठीक है, 20 जून तक जो है हम लोगों की ज्वाइनिंग अच्छे से हो जाएगी। 20 जून तक मान के चलो, जून में तो हो ही जानी है, लेकिन 20 जून तक आप पकड़ के चलो। ठीक है, नियुक्ति पत्र वितरण कब होगा, तो नियुक्ति पत्र वितरण देखो होता है जब उस पर ITI और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वितरण होता है। तो जैसे ही फाइल जाएगी, विभाग अपना काम करेगा, विभाग के बाद चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, चॉइस फिलिंग के बाद सीधा आपका वही सर्टिफिकेट बनेगा, सर्टिफिकेट के बाद में फिर नियुक्ति पत्र समारोह होगा। अब किस किस को बुलाया जाएगा, किस किस को नहीं बुलाया जाएगा, इसकी अभी जानकारी नहीं है। आगे की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि नियुक्ति पत्र वितरण कब होगा, कहाँ होगा, सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अखिल ITI वाला के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको कि ज्वाइनिंग कब होगी, और 20 जून तक हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस मैंने बता दिया क्या क्या है, प्रोविजनल किसका लगा है, किस बिहाफ पे लगा है, मैंने वो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। CITS में कैसे लगा है, एक्सपीरियंस में कैसे लगा, EWS में कैसे लगा है, कास्ट सर्टिफिकेट वालों का कैसे लगा है। ठीक है, ये प्रोविजनल के जो मेन तरीके थे कि जिस वजह से प्रोविजनल लगा है लोगों का। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग। जब आप करने जाओगे तो ज्वाइनिंग करोगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार करने हैं, तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ज्वाइनिंग लेटर ही है किसी का, एक मिनट देखिए, ये है, यहाँ से देखिए ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका नाम लिखा होगा सबसे ऊपर, मैंने कार्ड दिया है, किसी का था, ये 2015 वालों का ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें क्या है, जैसे ग्रेड पे लिखा है 93 से 3800 वेतनमान लिखा है। ठीक, नियम शर्तें लिखी हैं सारी, प्रथम स्थान पंजीकरण संख्या मतलब उनका रोल नंबर, अपने लोगों का रोल नंबर लिखा होगा। नियम शर्तों के अनुसार अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करने हैं, तो अब यहाँ पे ITI का नाम लिखा रहेगा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, कानपुर, जो भी आपका होगा में तैनात किया जाता है। ठीक है, ये लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट दिए हैं, देखो नियुक्ति। ठीक है, क्या लिखा है, नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा 2 वर्ष की संतोषजनक परीक्षा विधि परिवीक्षा अवधि के अधीन है, मतलब 2 साल का आपका प्रोविज़न रहता है स्टेट गवर्नमेंट में, आप किसी भी पद के लिए अप्लाई करोगे तो। ठीक है, अभी बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट का, लिखा है उक्त भार पर कार्यभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थी को निम्न सूचनाएं अभिलेख विवरण पूर्ण संबंधी प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ जमा करने हैं,
जब आप अपने कंसर्न ITI में जाके ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो का में क्या लिखा है, अभ्यर्थी पूर्व में किसी विभाग संस्थान में सेवारत है तो संबंधित विभाग संस्थान से विभागाध्यक्ष द्वारा नियोजक द्वारा अनावत्ति प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे पहले से या कहीं जॉब कर रहे थे तो आपको वहाँ से क्या है NOC देना पड़ेगा, ठीक है, क्या NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यर्थी के मूल निवास के जनपद तथा तैनाती जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, ठीक है, निर्गत सेवा हेतु उपयुक्त होने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक CMO द्वारा क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि आप लोगों को भी बनवाने हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले से आप बनवा के रख लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है ताकि पहले आप लोग पहले से बनवा के रख लें। और और ज्वाइनिंग जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट लेट बना पाते हैं तो ज्वाइनिंग को लेके आप लोग ये ना कहें कि सीनियर जूनियर वाला बात। अभी सीनियरिटी जूनियरिटी सिर्फ मार्क्स के हिसाब से हो रही है, मतलब जिसके जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से उस हिसाब से होगा। मान लो कोई बागपत का है, शामली का है, वो लड़का लखनऊ आ गया, नियुक्ति पत्र लेने में उसको टाइम लगेगा ना। कोई लखनऊ का है लेके ज्वाइन कर लिया तो वो सीनियर थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सीनियरिटी केवल रॉ मार्क्स के हिसाब से होगी इस भर्ती में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभ्यर्थी के मूल निवास के अंदर पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, मतलब आप जो है चयित प्रमाण पत्र एक बनवा सकते हैं, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन बाद में आपका जो है विभाग करवा लेगा। आपको बनवाना कैसे, अभ्यर्थी के मूल निवास जनपद में अधीक्षक द्वारा। तो एक होता है चयित प्रमाण पत्र, तो आपको क्या करना, अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है, UP कॉप डालना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है पुलिस का। अब उसमें क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना नाम भरोगे, पिता का नाम भरोगे, अपना थाना भरोगे और डेट ऑफ बर्थ भरोगे और कब से रह रहे हो वो भरोगे और 50 रुपये फ़ीस कटा के आपका करेक्टर सर्टिफिकेट 10 दिन के अंदर बन जाएगा आपके पोर्टल में, डाउनलोड करके वो प्रिंट करके रख लीजिए। क्लियर है, हो गया, NOC हो गई, ठीक है। जनपद में तैनाती के लिए CMO का मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। पुलिस के लिए आपका SP का चयित प्रमाण पत्र हो गया। क्लियर है, इतनी चीज़ें हो गई क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, आगे का क्या है, अभ्यर्थी के मूल निवास के जनपद जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चयित प्रमाण पत्र अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार में, ठीक है, सरकार से 2 राजपत्रित अधिकारी जो अभ्यर्थी के संबंध ना हो द्वारा जारी चयित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो देखो या तो वो बनवा लो या फिर आप 2 गजिस्टर्ड ऑफिसर, कोई भी जो गजिस्टर्ड राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे आप 2 चयित प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। जैसे आप अपने कोई ITI का प्रिंसिपल है, पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल है, ठीक है, पॉलिटेक्निक में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर होते हैं वो भी होते हैं, BAMS MBBS जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं वो भी क्या है गजिस्टर्ड में आते हैं, ठीक है, तो उनसे भी बनवा सकते हो आप। तो वो 2 चयित प्रमाण पत्र वो लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट है, अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा आचरण संबंधी प्रमाण पत्र। ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम शिक्षण संस्थान मतलब आपका लास्ट कॉलेज क्या था। तो मोस्टली जितने भी इस भर्ती में मास्टर बने हैं तो लगभग सभी का लास्ट कॉलेज मेरे हिसाब से CITS ही होगा। 80% लोगों का CITS कॉलेज होगा, NSTI। तो आपकी जो NSTI ITOT है उनको बोलो कि सर मेरा एक मेल करो उनको कि सर मेरा आई हैव सेलेक्टेड इन 02/2022 CPSC रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्टर, तो मुझे जो है नीड है इस चीज़ की कि सर मुझे जो है चयित प्रमाण पत्र चाहिए। तो वो जो है चयित प्रमाण पत्र आपका बना के मेल कर देंगे। चेन्नई में तो आसानी से बन जा रहा है, बाकी का मुझे पता नहीं क्योंकि चेन्नई वाले तुरंत बना के भेज दे रहे हैं। बाकी जो NSTI हैं उनका मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको चयित प्रमाण पत्र आपका लास्ट कॉलेज का भी चाहिए। अगर ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा विवाहित अविवाहित होने का शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है फलाना सना फलाना इनकी पत्नी ये हैं, ये शादीशुदा हैं। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपकी जो सर्विस बुक बनेगी, सर्विस बुक में आपकी वाइफ का फ़ोटो या आपके पति का फ़ोटो आपके साथ लगेगा। कल को अगर किसी भी प्रकार की कोई पत्नी या पति बनने की कोशिश करता है कि मुझे आपकी सर्विस में हिस्सा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो सर्विस बुक आपकी जवाब देगी कि भाई देखो यहाँ पर तो ये हैं, आप इनको नहीं। इसलिए क्या है, एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और सर्विस बुक जो बनेगी आपकी उसमें कंबाइंड फ़ोटो भी लगता है पति पत्नी का, उनका जो मैरिड हैं, अनमैरिड वालों का नहीं, ठीक है।
हाँ, बाकी सर्टिफिकेट दोनों को देना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हैं तो भी देना पड़ेगा, आप अविवाहित हैं तब भी देना पड़ेगा, ठीक है, एक शपथ पत्र बनवा के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए मतलब समस्त तकनीकी योग्यता, अधिमानी योग्यता तथा अनुभव, जाति, विकलांगता सर्टिफिकेट लागू हों संबंधित स्वतः स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ। मतलब आपने जो आवेदन के समय लगाए हों, जैसे आपका ITI हो गया, CTI हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, जाति हो गया, निवास हो गया, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता से संबंधित, या PH कैंडिडेट हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, एक प्रति स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके भी देनी पड़ेगी। और आपको ज्वाइनिंग के समय वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे। प्रिंसिपल और जो स्थापना बाबू हैं वो सारे लोग चेक करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर चल अचल संपत्ति के संबंध में घोषणा पत्र, एक एफिडेविट ये भी बनेगा कि आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है। उसके बाद आप सर्विस में आ जाएंगे तो हर साल आपका जून में एक जो है सेट सर्टिफिकेट जमा होगा कि आपकी आय इतनी थी, आपने इस साल इतना किया, या इससे ज़्यादा आपने कुछ ख़रीदा बनाया तो उसका आपको जवाब देना पड़ता है, आप कहाँ से ख़रीदे बनाए वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अभी गुड न्यूज़ है, अगर कोई बढ़िया बाइक वाइक लेना चाह रहा हो, दोस्त बुलेट उलट तो निकलवा लो ज्वाइनिंग से पहले, तो आप रिकॉर्ड दे दोगे, ठीक है। ये अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे का पॉइंट चलते हैं, क्लियर कराते हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट में क्या है, देखो, अभ्यर्थी की नियुक्ति के अंतर्गत होने की तिथि 1 माह से अंदर कार्यभार करना अनिवार्य है। जैसे आपको नियुक्ति पत्र निर्गत हो जाता है, ठीक है, आप 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे आप कोई बोलता है कोई रिज़ाइन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, उसने रिज़ाइन किया, वहाँ पे नोटिस पीरियड है थोड़ा लंबा, तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो इतना रिस्क ले सकते हो, आप रिज़ाइन मार सकते हो। मेरे कहने में मत मारो, लेकिन आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। मैंने बताया जून, तो आप मई में मार सकते हो रिज़ाइन, क्योंकि 1 महीने का आपका नोटिस पीरियड है, मिल जाएगा तो आप जुलाई में ज्वाइन कर सकते हो 1 महीने का, ठीक है। 1 महीने पीछे ज्वाइन कर लोगे, और पीछे ज्वाइन करने से आपका जो है वो नहीं हो जाएगा, ठीक है, सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं हो जाएगी, बताया मैंने मार्क्स के हिसाब से। संबंधित अभ्यर्थी की तैनाती राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस पद पर कार्यभार करने के लिए कोई भी व्यय व अन्य आदि देय नहीं होगा, ठीक है। उपरोक्त बिंदु में 2 में अंकित सभी शर्तों को संबंध में जो अभिलेख अभ्यर्थी द्वारा निर्गत किए गए हैं संख्या 2 में अंकित हैं, तथा नोटरी, ठीक है, जो सत्य असत्य हैं उसकी एक क्या करना पड़ेगा, नोटरी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। वो मैं बनवाऊँगा और उसका फॉर्मेट एक ग्रुप में भी डाल दूँगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग का नियुक्ति मिलता है तो मैं डाल दूँगा सारी चीज़ें, जिसमें लिखा जाएगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है, मैंने किसी प्रकार का छुपाया नहीं है। अगर मैं किसी स्थिति में कुछ गलत पाया तो उसका मैं स्वयं उत्तरदायी हूँगा या होंगी, ठीक है। ये वाला आपको वहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। स्थिति में नियमानुसार किसी प्रकार की कार्रवाई पूर्णतया के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये लिखवा ही लेते हैं सारे लोग मोस्टली, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता, अब आपको नौकरी मिल गई, आप समझ लो आप हो गए। कार्यभार ग्रहण करते समय संस्थान के प्रधानाचार्य पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापित प्रतियों में उनके मूल अभिलेखों के प्रमाण पत्रों में मिलान करने के उपरांत कार्यभार ग्रहण कराए तथा कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना तत्काल निर्देशालय की उपलब्धि करानी होगी, तथा अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता तथा अभिलेखों के सत्यापन संबंधी प्रधानाचार्य स्तर पर सुनिश्चित करवाएंगे। मतलब है आप ज्वाइन कर लोगे तो आपकी एक ज्वाइनिंग कॉपी आपको मिलेगी, एक कॉपी डायरेक्टरेट को भेज दी जाएगी कि हाँ इन्होंने यहाँ पे कार्यभार इस डेट से ग्रहण कर लिया है, ठीक है। एक कॉपी डायरेक्टरेट भेज दी जाएगी, एक उसके बाद क्या करेगा प्रिंसिपल जो होगा, प्रधानाचार्य हैं जो, वो क्या करेंगे आपसे सत्यापन से संबंधी सभी कार्य अपने स्तर पे सुनिश्चित करवाएंगे। जैसे आपका 10th का है वो वेरिफिकेशन करवाना है, अनुभव का करवाना है, बीटेक का करवाना है, ITI का करवाना है, जो सारी चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस ये लोग करवाएंगे, ठीक है। वो सारा प्रोसेस ये लोग करवा लेंगे। तो ये जानकारी थी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन मैंने बताया आप लोगों को कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है। 1507 लोग जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है। 344 प्रोविजनल हैं। हाँ, स्टोनो की बात करूँगा, मैंने भूल गया स्टोनो वालों के लिए। तो दोस्तों स्टोनो वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं उनका जो है स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट आयोग कराएगा, और स्किल टेस्ट एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि 13 लोग हैं, 9 लोग शायद ITI के हैं और 4 लोग डिप्लोमा के हैं।
तो जो स्टेनो वाले भाई हैं वो भी परेशान ना हो। स्टेनो वाले का स्किल टेस्ट और प्रोविज़नल वो कब होगा, डेट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आयोग जैसे ही खाली होगा, अल्टरनेट कुछ ना कुछ चलता रहता है वहाँ भी। जैसे पेंटर जनरल का इंटरव्यू है 29-30 को, ठीक है। अभी डीबी ख़त्म हुआ है इसका जेए का, अभी रिज़ल्ट देना है उनको, मुख्य सेविका का और जूनियर असिस्टेंट का और एक्सरे टेक्नीशियन का, ये रिज़ल्ट भी देने हैं। अब जैसे ही स्लॉट खाली होगी वो प्रोविज़नल के लिए स्लॉट बुक कर लेंगे और प्रोविज़नल जल्द से जल्द करवाएंगे। कितना समय लग सकता है एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, हम लोगों की ज्वाइनिंग के बाद वही मान लो 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना, इतना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग पैनिक ना हो कि वो चले जाएंगे, आईटीआई फुल हो जाएंगी, सीट नहीं रहेंगी। तो सीट बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं दोस्त। और रही बात है नौकरी मिलने की, तो नौकरी मिल गई यार, यूपी में 2 साल काट लो कहीं, क्या दिक्कत है। आप आउटसोर्सिंग में काट रहे थे या दिल्ली मुंबई में कर ही रहे थे ना, तो अब भर जाएगी तो उसके लिए क्या रोना। कई लोग बोलते हैं कि वो सीट भर जाएगी मेरा प्रोविज़नल होने के लिए, मैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सब लोगों का होगा टाइम से, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यार चीज़ें हैं, आयोग में स्लॉट खाली होगी उस हिसाब से करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, लगभग मैंने सारी जानकारी क्लियर कर दी है दोस्तों। आगे की जानकारी अगर कुछ चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा। और जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करें। धन्यवाद। जय बालाजी। आज मंगलवार है, प्रथम मंगलवार ज्येष्ठ का। बालाजी सबकी कृपा करें।